हेलो बच्चों, हम लोग एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन कवर कर रहे हैं हर चैप्टर का। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 कवर कर लिया कम्प्लीटली। अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 जो है ना बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है इसका नाम। चैप्टर नंबर 1 था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ठीक। वो उसके एकदम बिल्कुल लाइन बाय लाइन हम लोगों ने कवर कर लिया, एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया, डेरिवेशंस भी आपको बता दिए। आप ज़रूर जा करके प्लेलिस्ट में देखिए, ठीक है। और बाकी अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिए, जिनको भी ज़रूरत है रिकमेंड कीजिए, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, या फिर जेई के भी देखेंगे तब भी, बिकॉज नीट में और बोर्ड में तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नीट में तो आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन इससे भी आने लगे हैं, फिजिक्स के एनसीईआरटी से भी। पहले नहीं आते थे बट अब आने लगे हैं। और एनसीईआरटी की जो लाइंस है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है समझने के लिए, तो आपको यहाँ पर ना बहुत एकदम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा मैं, ठीक। तो आप ज़रूर इसको देखिए और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिए। ओके, इस चैप्टर में हम लोगों को जो पढ़ना है वो पोटेंशियल के बारे में। प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने फील्ड के बारे में देखा था, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखेंगे हम लोग, ठीक है, और कैपेसिटेंस के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए इन चैप्टर 6 एंड 8 क्लास 11 की बात हो रही है। द नोशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वाज इंट्रोड्यूस्ड। आप क्लास 11 में पढ़े होंगे वर्क एनर्जी पावर। वहाँ पर ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये एक्सप्लेन किया गया था, वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स डज वर्क इन टेकिंग अ बॉडी फ्रॉम a point to from a point to another against a force like spring force, gravitational force, that work gets stored as potential energy, ठीक है। वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया था, जैसे मान लीजिए एक्सप्लेन क्या किया गया था, मैं आपको एक बार पूरा पहले पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जो क्लास 11 में आप पढ़े हैं, एक बार उसको आप यहाँ समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये चैप्टर समझना। ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ग्राउंड पे आपने एक बॉक्स रख दिया और इस बॉक्स को आप चाह रहे हैं कि मैं इसको लिफ्ट करके ऊपर लेके जाऊं। तो जब इस बॉक्स को आप लिफ्ट करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, तो बॉक्स को आप यहाँ लेके आएंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि बॉक्स को दम आप आसानी से लेके आ जाएंगे। यहाँ पर ग्रेविटी इसके ऊपर काम करेगा, तो mg इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो आपको अगर बॉक्स को यहाँ पहुँचाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा मिनिमम, तो मिनिमम फोर्स आपको इसके बराबर लगाना पड़ेगा उसके अपोजिट में, ठीक है। तो आप इधर की तरफ एक फोर्स लगाएंगे। मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर ग्रेविटी के अगेंस्ट में फोर्स लगा के वर्क करके इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर, इस बॉक्स को वहाँ पर पहुँचा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया गया था कि अगर आप वर्क डन करते हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट, ठीक है, तो जो वर्क डन है ना अगेंस्ट ग्रेविटी, तो जो भी यहाँ पे वर्क डन होगा वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होता था, ठीक है। ये तो मैंने ग्रेविटेशन का एग्जांपल लिया। बाकी स्प्रिंग फोर्स भी था, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स में भी आप देखे होंगे कि आप स्प्रिंग को जब इलोंगेट करने की कोशिश करेंगे तो आप इधर फोर्स लगाएंगे, बट स्प्रिंग कहाँ फोर्स लगाता है, तो स्प्रिंग तो अपोजिट में फोर्स लगाता है। आप इधर लगाएंगे एक्सटर्नल फोर्स, बट स्प्रिंग उसके अपोजिट में। तो आप क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग के जो उसका नेचर है अपोज करने का, उसके अगेंस्ट आप फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो आप वर्क करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता था, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला गया बच्चों। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप समझिए कि वर्क डन बाई एजेंट या वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है, जो भी वर्क करेगा वही पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बोला गया। देखिए, वर्क इन टेकिंग अ बॉडी फ्रॉम पॉइंट, ओके, दैट गेट्स स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड द बॉडी मूव्स, गेनिंग काइनेटिक एनर्जी एंड लूजिंग एन इक्वल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। मान लीजिए आप यहाँ से बॉक्स को, ये सब कुछ जो बता रहा हूँ ना, ये क्लास 11 में आप पढ़े हुए हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको रिवाइज करवाऊँगा, आपको क्लियर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। जैसे आपने इस बॉक्स को ऊपर लेके आया, ठीक है, अब आप ऊपर लेके आए हो, जैसे आप क्या करोगे, आप अपना फोर्स यहाँ से 0 कर दोगे, आप इसको छोड़ दोगे, है ना। मान लो कोई सामान आपने उठाया, लिफ्ट किया,
और उसको ऊपर ले गए और उसको छोड़ दिए। तो छोड़ने का मतलब क्या हुआ कि आपने अपना फोर्स जीरो कर दिया। तो आपका फोर्स जैसे ही जीरो होगा, ये बॉल कहाँ आएगा या बॉक्स कहाँ आएगा, नीचे गिर जाएगा, ठीक है। बट जब आप इसको होल्ड कर रखे थे तब तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, मतलब तब तो वेलोसिटी वहाँ पर जीरो था ना, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या था, जीरो। बट इस मोमेंट पे ग्राउंड से ऊपर है तो कितना पोटेंशियल एनर्जी, mgh, ठीक है। बट काइनेटिक एनर्जी जीरो है। फिर जैसे आप रिलीज करेंगे तो इस सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा, क्योंकि जब ये ग्राउंड पे आएगा तो ये h का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो h का वैल्यू जब यहाँ जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो मिलेगा। बट जब ग्राउंड पे आएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे फोर्स लगते लगते ग्रेविटी को अट्रैक्ट करते 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 कुछ इसको स्पीड दे देगा, तो उस स्पीड से कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। मतलब हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लॉस हुआ, मतलब लॉस नहीं बोलेंगे उसको, हम बोलेंगे कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो यहाँ पर एनर्जी क्या रहा, कंजर्व। तो यहाँ पे एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो वही चीज़ बोला गया था, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज दस कंजर्व्ड। मतलब यहाँ पे कंजर्व रहा, मतलब कोई लॉसेज नहीं हुआ, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो क्लास 11th में आप पढ़े हुए हैं। पहला पॉइंट क्या हुआ कि जो भी आप वर्क करेंगे वो सब के सब कहाँ स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। कौन सा वर्क, जो आप ग्रेविटेशनल या किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे टर्म आ गया कंजर्वेटिव फोर्स, मैंने वर्ड ले लिया कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, हम किसको बोलेंगे कंजर्वेटिव, तो हम कंजर्वेटिव फोर्स बच्चों उसको बोलते हैं, ये भी क्लास 11th में आप वर्क एनर्जी पावर पढ़े हैं, जिसकी वजह से वर्क डन सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पे ही डिपेंड करता है, पोजीशन पे, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे या पॉइंट्स पे ही डिपेंड करेगा। उसकी वजह से जो वर्क डन मिलेगा उसको बोलते हैं हम लोग कि वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। और ऐसा कोई भी फोर्स जिसकी वजह से सिर्फ वर्क डन इनिशियल फाइनल पर डिपेंड करेगा उसको बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे तो सारा का सारा वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कंजर्व हो जाएगा, ठीक है। क्लास 11 में पढ़े हुए हैं इस चीज़ को आप लोग। अब यहाँ पे जो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल, जस्ट अभी आपको समझाया मैंने कि यहाँ पोटेंशियल है mgh, बट यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है। जब रिलीज करेंगे तो यहाँ पे h का वैल्यू जीरो हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में h हाइट ऊपर गया था ना, जब नीचे आएगा तो फिर से h का वैल्यू जीरो, तो पोटेंशियल जीरो, बट ये काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा हाफ mv²। तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्व रहेगा। फोर्सेज ऑफ दिस काइंड आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। मतलब जब एनर्जी कंजर्व रहेगा तो उस टाइम पर जो भी ये फोर्स होगा उसको बोलेंगे हम लोग कंजर्वेटिव फोर्सेज। स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। एंड कंजर्वेटिव का आप याद रखिएगा कि कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करेगा, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा कि पाथ कैसा है क्या है, ठीक है। कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि ये भी इनिशियल फाइनल पे ही डिपेंड करता है। दिस इज नॉट सरप्राइजिंग सिंस बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस, क्योंकि कूलम्ब्स में और ग्रेविटेशनल में देखिए रिलेशन, तो ग्रेविटेशनल जो है ना ये भी Gm1m2/r² होता है, और अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का देखेंगे तो ये हो जाएगा K(Q1Q2)/r²। तो इसीलिए फिर यहाँ बोला गया कि सिंस बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस एंड डिफर मेनली इन प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि यहाँ पर G है तो यहाँ पर K है, ठीक है। द मासेज इन द ग्रेविटेशनल लॉ आर रिप्लेस्ड बाई चार्जेज इन द कूलम्ब्स, क्योंकि देखिए जैसे जैसे मास यहाँ पर है ना वैसे चार्ज से रिप्लेस कर दीजिए, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट से रिप्लेस कर दीजिए। दस लाइक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मास इन ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी आपको याद होगा आप लोगों को -Gm/r होता था, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे आगे चल करके जो पोटेंशियल आएगा ना वो KQ/r आएगा, बट यहाँ माइनस नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर माइनस क्यों आता है, क्योंकि ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बच्चों वो ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, तो इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव आता है, ओके। अब देखिए कंसीडर एन electrostatic field E due to some charge configuration. First, for simplicity, consider the field E due to a point charge Q placed at origin. Now imagine that बोला कि एक origin पे
आप चार्ज रखिए कैपिटल क्यू और फिर आप इमेजिन कीजिए दैट वी ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज। अब ये बच्चों टेस्ट चार्ज क्या होता है? तो ये टेस्ट चार्ज होता है जिस पे कि हम टेस्टिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए लैब में किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप टेस्ट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे कि ये टेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, टेस्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो भी चार्ज पे आप टेस्ट करेंगे इसका पोटेंशियल, कि इसका पोटेंशियल कितना है ये कौन बताएगा? कोई दूसरा चार्ज ही तो बताएगा ना। जैसे हम लोग इस चार्ज का फील्ड हमें बताना है कि इस कैपिटल क्यू का कितना फील्ड होगा इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे कैपिटल क्यू का फील्ड कौन बताएगा? कोई एक टेस्ट चार्ज बताएगा, ठीक है। तो वही बोला गया कैपिटल क्यू का आप ओरिजिन पर रखिए और दूसरा एक चार्ज आप लेके आइए कहीं से, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट आर टू अ पॉइंट पी अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स ऑन इट ड्यू टू क्यू, ठीक है, विद रेफरेंस टू फिगर 2.1। देखिए जैसे यहाँ पर कैपिटल क्यू रख दिया गया ना और यहाँ से हम स्मॉल क्यू लेके आ रहे हैं आर से, मतलब आर पॉइंट पे था ये स्मॉल क्यू, यहाँ से इसको हम ऐसे लेके आ रहे हैं। तो अब देखिए टेस्ट चार्ज भी आपने पॉजिटिव लिया, आपने कैपिटल क्यू जो है सोर्स चार्ज, जिसको सोर्स चार्ज बोलते हैं, ये मैंने आपको फर्स्ट जो चैप्टर था ना उसमें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि जब दो चार्ज का नेचर सेम होता है ना तो रिपल्सिव फोर्स एक्ट करता है बच्चों, चाहे दोनों चार्ज नेगेटिव हो या फिर दोनों चार्ज पॉजिटिव हो, ठीक है। तो यहाँ पर रिपल्सिव होगा, तो रिपल्सिव के अकॉर्डिंग मान लीजिए ये कैपिटल क्यू है और आप यहाँ पर एक चार्ज को लेके आना चाह रहे हैं स्मॉल क्यू को, ठीक है, इस पॉइंट पर आर से उठा के लेके आना चाह रहे हैं। तो अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में तो एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स इस तरफ लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो रिपल्सिव होगा, ठीक है। मतलब स्मॉल क्यू को या कैपिटल क्यू चाहेगा इधर पुश करना, ठीक है, ये भी चाहेगा इसको इधर पुश करना, बट ये ज़्यादा ये मतलब डिस्प्लेस नहीं हो पाएगा, बट ये जरूर डिस्प्लेस होना स्टार्ट हो जाएगा और ये इधर आने की जगह पे इधर जाना मतलब स्टार्ट कर देगा अगर हम लोग फोर्स नहीं लगाएं। तो जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको रिपेल करेगा तो हमें अपना फोर्स इस इधर लगा करके इसको लेके आना है, बट हमें सिर्फ उतना ही फोर्स लगाना है जिससे कि हम इसको नेट फोर्स जीरो मानते हुए यहाँ पर लेके आ सके, मतलब इसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाना होता है, ठीक है। दिस विल हैपन, अब देखिए आगे, दिस विल हैपन इफ क्यू कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू बोथ आर पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, तभी जाकर रिपल्सिव हो सकता है। फॉर डेफिनेटनेस लेट अस टेक कैपिटल क्यू कॉमा स्मॉल क्यू ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव मान लीजिए, बोला गया। टू रिमार्क्स मे बी मेड हेयर। फर्स्ट वी एज्यूम दैट the test charge q is so small that it does not disturb the original configuration of, मतलब जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है कैपिटल क्यू का उसको चेंज नहीं करेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक ट्रक और एक साइकिल में कॉलिजन होगा तो किसको ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा? साइकिल वाले को ज़्यादा आएगा ना, बट थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जितना ट्रक ने फोर्स लगाया साइकिल पे, साइकिल ने भी उतना ही फोर्स लगाया ट्रक पे, बट इम्पैक्ट किस पे ज़्यादा आएगा? साइकिल वाले पे। तो वही चीज़ हो गया कि यहाँ पे थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग तो इस पे भी जितना फोर्स लगेगा उतना ही इस पे लगेगा, बट इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो इम्पैक्ट किस पे ज़्यादा दिखेगा? स्मॉल क्यू पे। तो वही चीज़ बोला गया कि सच दैट एज वी एज्यूम दैट द टेस्ट चार्ज क्यू इज सो स्मॉल दैट इट डज नॉट डिस्टर्ब द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, द चार्ज क्यू एट ओरिजिन वी कीप क्यू फिक्स्ड एट ओरिजिन बाई सम अनस्पेसिफाइड फोर्स, मतलब उसको आप इसको फिक्स कर दीजिए, मतलब इसको मान लीजिए कि डिस्प्लेस हो ही नहीं रहा है, फिक्स है। इन ब्रिंगिंग द चार्ज क्यू फ्रॉम आर टू पी वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स जस्ट एनफ टू काउंटर द रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स, जो मैंने अभी आपको बताया। क्योंकि यहाँ पर रिपल्सिव होगा तो आपको काउंटर करने के लिए उतना ही फोर्स यहाँ पर लगाना पड़ेगा ताकि आप इसको इधर लेके आ सकें। बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो क्या ट्राई कर रहा है कि ये चार्ज दूर चला जाए, बट हमें तो यहाँ लेकर आना है, तो हम उतना ही फोर्स लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, जो जितना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक, बट वेक्टर फॉर्म में, मतलब वेक्टर फॉर्म में मतलब डायरेक्शन वाइज तो अपोजिट है इसलिए नेगेटिव लाएगा, बट मैग्नीट्यूड इक्वल रखना होगा हमें। दिस मीन्स देयर इज नो नेट फोर्स एक्ट ऑन द एक्सेलरेशन, नो नेट फोर्स ऑन और एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज Q when it is brought from R to P, मतलब यहाँ पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। अगर हम इक्वल एंड अपोजिट लेंगे तो नेट फोर्स भी जीरो रहेगा, क्योंकि अगर आप नेट फोर्स देंगे ना तो फिर ये स्मॉल क्यू जो है ना वो एक्सेलरेट करने लगेगा, और जब एक्सेलरेट करने लगेगा तो अपना एनर्जी भी लॉस करने लगेगा, ठीक है। तो एनर्जी तो लॉस नहीं कराना अपने को जस्ट उसको लेकर आना है वहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए हम लोग
नेट फोर्स जीरो ही रख के लेके आएंगे इसको। इट इज़ ब्रॉट विद इनफाइनेटेसिमली स्लो कांस्टेंट स्पीड। तो स्लो कांस्टेंट स्पीड मतलब स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए। अब देखिए अगर स्पीड कांस्टेंट होगा, है ना, तो स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब होता है कि चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट होना, मतलब आपको यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी ना जीरो मिलेगा। क्यों जीरो मिलेगा? बिकॉज आपने स्पीड कांस्टेंट रखा, तो जो फाइनल है वही इनिशियल है, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या मिलेगा? जीरो। तो अगर काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो मिला मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हुआ तो फिर हम तो क्या बोलेंगे यहाँ पर कि जो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज होता है, ठीक है, किसी भी सिस्टम पे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पर कैपिटल क्यू आपने फिक्स किया, ठीक है, और यहाँ पर आपने बोला कि ठीक है मुझे इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पी पर मुझे एक स्मॉल क्यू लेकर आना है कहीं आर पॉइंट से, ठीक है, यहाँ से। तो आप इस स्मॉल क्यू को तो यहाँ से लेके चलना स्टार्ट कर दिया ऐसे, ठीक है, बट इस पर क्या हुआ कि इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो तो इस डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है, बट आपने इधर लगाया क्या? एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स लगाया, ठीक है। तो अब इस पूरे सिस्टम पे अगर आप देखें तो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा कि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब आप तो बहुत स्लो स्पीड से लेके आ रहे हैं, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? जीरो हो गया। तो आप लिखेंगे कि वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसका मतलब कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स तो कंजर्वेटिव है तो नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव, ठीक है। एंड वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होगा, किस में स्टोर होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। क्लास 11th का टॉपिक है, अभी समझाया भी था मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में। तो इसका मतलब वर्क डन बाई एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एंड एक्सटर्नल किसके बराबर है? नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक। तो आप बोलेंगे कि वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक विल बी नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्योंकि आप इस चीज़ को यहाँ से ना, इसको यहाँ से उठा कर रख दीजिए और माइनस को इधर भेज दीजिए, तो ये बराबर हो गया, ठीक है। मतलब आप लिखेंगे कि ये फाइनल माइनस इनिशियल होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल तो यहाँ पर भी होगा, बट नेगेटिव मल्टीप्लाई होते ही इनिशियल माइनस फाइनल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर उसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन पूरा किया गया है। देखिए कि जब स्लो लेके आएंगे हम लोग, देन वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, ठीक है। जो पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही लिखा हुआ है। एंड गेट्स फुल्ली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज क्यू, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगा। ओके, अब देखिए, इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड ऑन रीचिंग पी, मतलब जैसे ही पी पॉइंट पे पहुंचेगा और आपने फोर्स हटा दिया, ठीक है, तो यह वापस से रिपेल होकर दूर भागने लगेगा। द इलेक्ट्रिक फोर्स विल टेक द चार्ज अवे फ्रॉम क्यू एंड द स्टोर्ड एनर्जी P is used to provide kinetic energy of the charge Q in such a way that the sum of the kinetic and potential energies is conserved, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि जैसे आपने यहाँ से इस चार्ज को, देखिए एक मिनट, पेज एक एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं समझाने के लिए। जैसे आपने यहाँ पर लेके आ गए, आप कैपिटल क्यू फिक्स रखे हैं यहाँ पर, तो और स्मॉल क्यू को आपने बोला कि ठीक है मैं पॉइंट पी पर लेके आ गया हूँ, पर जैसे आप लेके आए आपने क्या किया, यहाँ पर एक्सटर्नल को मान लीजिए आपने जीरो कर दिया, मतलब आपने छोड़ दिया, आप यहाँ से लेके आए पकड़ के हाथ से उसको छोड़ दिया, तो छोड़ते ही क्या होगा, इस पर तो इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा था, वो तो बंद नहीं हुआ, वो तो ऑफ नहीं हुआ, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगा, इस चार्ज को यहाँ से पकड़ेगा और दूर भेज देगा, ठीक है। तो दूर भेजेगा तो ये चार्ज मान लो फिर यहाँ पहुँच गया। तो जब यहाँ पर आप स्लोली लेकर आए थे और आपने लाके यहाँ रोक दिया था, तो यहाँ रोकते ही इसका इनिशियल इसका वेलोसिटी क्या हो गया था, जीरो, ठीक है, बट इसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो आ गया था क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ। पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन तो यही करते हैं ना कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा या उसके पोजीशन में चेंज आएगा तो उसकी वजह से जो एनर्जी आता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने तो स्मॉल क्यू कहीं और से लेके आए थे, आप जब आप स्मॉल क्यू को कहीं और से लेके आए थे, ठीक है, तो इसका तो पोटेंशियल एनर्जी पूरा चेंज हुआ था ना, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होने से ओके, यहाँ पर क्या हुआ था कि पोटेंशियल एनर्जी इसके पास आ गया था, बट आपने तो यहाँ पे इनिशियल जीरो कर रखा है क्योंकि आपने इसको होल्ड कर रखा। फिर जैसे ही आप रिलीज़ करेंगे ना
इसको फोर्स लगाएगा तो जोर से धक्का मारेगा इसको इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इसको पुश करते ही इलेक्ट्रिक फोर्स ये इसको यहाँ लेके जाएगा। मतलब इसमें क्या हो जाएगा कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगा। तो मतलब ये जो सम है ना U प्लस के का, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस इसका, वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब यहाँ पर U के में कन्वर्ट होगा, फिर के U में कन्वर्ट होगा, मतलब ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, और याद रखिए इस चीज़ को कि जब भी कंजर्वेटिव फोर्स काम करेगा, ठीक है, तब एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है। टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है। टोटल एनर्जी का मतलब हो गया पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो उसी के बारे में यहाँ पर आपसे बोला गया है। ओके, देखिए द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कंजर्व्ड। द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम आर टू पी। अब कितना वर्क करना पड़ेगा जब आर से हम पी लेके आएंगे? तो वर्क कौन कर रहा है बच्चों? वर्क कर रहा है यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट। तो हम इनिशियल पोजीशन क्या है? आर है। फाइनल पोजीशन क्या है? पी है। तो हम आर से, मतलब इनिशियली आर से स्टार्ट किए, पी तक गए, एंड एफ एक्सटर्नल, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग कि एफ डॉट डी आर होता है। बट हम ये स्लोली लेके आ रहे हैं, तो स्लोली लेके आने का मतलब डी आर, मतलब स्मॉल सेगमेंट्स में डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, डी आर, तो इसलिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है? तो एक्सटर्नल बराबर है यहाँ पर, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इलेक्ट्रिक के बराबर है। तो यहाँ पर ना ये एफ एक्सटर्नल नहीं, यहाँ पर एफ इलेक्ट्रिक होना चाहिए। तो यहाँ पर एफ इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। ठीक, क्योंकि एक्सटर्नल जो है नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद ये इंटीग्रेट होकर के आ जाता है। ओके, सो इंटीग्रेशन दिखाऊंगा मैं आपको पूरा सॉल्व करके यहाँ पर। ठीक है, दिस वर्क डन इज अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स एंड गेट्स स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। अभी जो वर्क डन आएगा वो तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ये तो तब से बोले जा रहा हूँ मैं आपको ना कि मतलब पूरा पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगा। तो एट एवरी पॉइंट in electric field, a point with charge q possesses a certain electrostatic potential energy. This work done increases its potential energy by an amount equal to potential energy difference between R and P. Okay, बोला गया this work done increases its potential energy by an amount equal to potential energy difference. पोटेंशियल एनर्जी जो डिफरेंस यहाँ पे आएगा, तो आप क्या लिखेंगे? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, वही तो वर्क डन हो गया। तो फाइनल पोजीशन तो क्या है बच्चों? पी है, और इनिशियल पोजीशन क्या है? आर है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को ये पूरा पोटेंशियल एनर्जी का चेंज मिल जाएगा, दैट इज वर्क डन मिल जाएगा। ओके, अब देखिए, नोट हियर दैट दिस डिस्प्लेसमेंट इज एन ऑपोजिट सेंस टू इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ काम कर रहा है बच्चों? इस डायरेक्शन में। और हम चार्ज को लेके कहाँ जा रहे हैं? हम चार्ज को जो कैरी कर रहे हैं, हम चार्ज को तो हम इधर लेके जा रहे हैं, है ना, डी आर डिस्प्लेसमेंट। तो हम चार्ज को इधर लेके जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट और ये दोनों एक दूसरे किस में है? अपोजिट में है। तो कितना एंगल आएगा? 180। तो इसीलिए क्या होगा यहाँ पर? हैंस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव। यही कारण है कि जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि 180 एंगल बन रहा है। देयरफॉर वी कैन डिफाइन electric potential energy difference between 2 points as work required to be done by external force in moving without accelerating. ठीक है, charge q from one point to another point for electric field of any arbitrary charge configuration. ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ बोला गया कि वर्क डन टू बी डन, है ना, पोटेंशियल बोला गया, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ना, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के बराबर होगा। यही चीज़ यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया गया है जब हम किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाएंगे तो। ठीक है, क्योंकि चार्ज को हमें लेके जाना पड़ रहा है खुद से तो चार्ज जा नहीं रहा है ना। ठीक है, तो उसी के बारे में बोला गया है। ओके, अब यहाँ पर जो सारे पॉइंट्स है मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया गया है बच्चों। ओके, अब बच्चों यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो, इसमें क्या बोला गया? इक्वेशन 2.2 डिफाइंस पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ फिजिकली मीनिंगफुल क्वांटिटी वर्क। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को सीधा सीधा बोला गया कि वर्क के टर्म में डिफाइन किया जाता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी सो डिफाइंड इज अनडिटरमाइंड टू विद इन एन एडिटिव कॉन्स्टेंट। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक देखिए सिंपल से बोला गया कि कांस्टेंट क्वांटिटी अल्फा ऐड कर दीजिए,
बट ये अल्फा कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं करता, लिख रहा है देखिए क्लियर, दिस विल नॉट चेंज द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो ये बिना मतलब के ऐड किया गया, कोई मतलब नहीं है इसका। सिंपल आप अगर यहाँ पर वर्क डन देखेंगे तो अगर आप किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप एक चार्ज पार्टिकल को ए से उठाए और बी पर लेके गए हैं, तो आपको क्या लिख देना है, वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस। आपको बस इतना ही से याद रखना है। पूरे कंक्लूजन में यही, मतलब पूरे स्टेटमेंट का यही कंक्लूजन है, ठीक है, क्योंकि इस अल्फा का कोई मतलब है नहीं यहाँ पर। देयर इज फ्रीडम इन चूजिंग द पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज ज़ीरो। जैसे रेफरेंस पॉइंट लेने का, देखिए रेफरेंस पॉइंट बोलने का मतलब ये होता है बच्चों कि रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो कंसिडर किया जाता है। तो रेफरेंस पॉइंट आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं जहाँ भी चाहे वहाँ पर, बट इनफाइनाइट सबसे कन्वीनियंट वे होता है चूज़ करने का। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक चार्ज मैंने क्यू फिक्स कर दिया, अब इसकी वजह से मैं एकदम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कहीं देखूँगा अगर, तो अगर मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कहीं देखूँगा इसकी वजह से, ठीक है, तो मुझे इस पॉइंट पी पर या जो भी पॉइंट कंसिडर करूँगा आर पॉइंट, यहाँ पर क्या लेना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। तो सबसे जो कन्वीनियंट वे है, जो मोस्ट ऑफ द पर्सनस चूज़ करते हैं, वो होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज़ ज़ीरो एट इन्फिनिटी। तो आप इन्फिनिटी पे ज़ीरो पोटेंशियल मान लीजिए। तो यहाँ पर जो पॉइंट लिया था मैंने आर और पी, ठीक है, इसमें आर को हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कंसिडर कर लेंगे। कहाँ से इनफाइनाइट डिस्टेंस लेंगे, तो इस कैपिटल क्यू से, कैपिटल क्यू से हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मान लेंगे कि आर है, ओके। तो अगर हम इनफाइनाइट डिस्टेंस मानेंगे तो वहाँ का पोटेंशियल ज़ीरो, तो सिर्फ कहाँ का पोटेंशियल बचेगा बच्चों, पॉइंट पी का पोटेंशियल सिर्फ रिमेनिंग रहेगा, ओके। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज क्यू एट अ पॉइंट in the presence of electric field due to any charge configuration is the work done by the external force। मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट का, जैसे ये तो पर्टिकुलर पॉइंट का निकला ना, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट का भी क्या हुआ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ही हुआ, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इन ब्रिंगिंग चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर इन्फिनिटी, अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा ये डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी का, तो यहाँ देखिए पोटेंशियल एनर्जी का एक बहुत ही सिंपल सा एंड स्वीट सा डेफिनेशन हो गया। इट इज डिफाइंड एज वर्क डन, it is defined as work done by external agent। अब देखिए एक्सटर्नल एजेंट बहुत ऐसे यूज़ हो रहा है। एक्सटर्नल एजेंट का मतलब होता है कोई ऐसा बाहरी, मतलब एजेंट जो कि फील्ड के बाहर का हो, मतलब फील्ड नहीं लेके आ रहा है उसको, है ना, बाय एक्सटर्नल एजेंट। इट इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन bringing charge q from infinity to a given point slowly होने का मतलब हुआ कि कांस्टेंट स्पीड से आपको लेके आना है, मतलब यहाँ पर नेट फोर्स ज़ीरो होना चाहिए। तो इस डेफिनेशन से आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। जैसे पॉइंट आर का तो हम लोगों ने बोल दिया कि वो कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे है, तो आपको सिर्फ कहाँ का पोटेंशियल मिलेगा, आपको सिर्फ मिलेगा पोटेंशियल यहाँ पर पॉइंट पी का, जो कि एक्सटर्नल फोर्स के वर्क डन के बराबर होगा, ओके। तो उसी चीज़ को कम्प्लीटली यहाँ पर डिफाइन किया गया जो मैंने अभी लिखा। अब यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपने डिफाइन किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने जब डिफाइन किया तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड का आप समझ लीजिए कि स्केलर वर्जन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और फोर्स का स्केलर वर्जन मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी है। उसी टाइप से आपको कुछ दिखेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या डिफाइन करते हैं, तो देखिए यही सेम डिफिनीशन होगा, ठीक है, सिर्फ
यहाँ पर चार्ज की जगह पे यूनिट चार्ज लिखना पड़ेगा आपको। यूनिट चार्ज मतलब 1 मैग्नीट्यूड का चार्ज, 1 कूलम का चार्ज। ओके, 1 कूलम का चार्ज आपको रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, कंसीडर एनी जनरल स्टैटिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन वी डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टेस्ट चार्ज Q in terms of work done on charge Q. This work is obviously proportional to charge Q. तो यहाँ पर बोला गया कि जो वर्क डन है वो चार्ज Q के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर एकदम क्लियरली डिफाइन किया जा रहा है। देखिए, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो यहाँ पर वर्क डन by external force in bringing a unit positive charge from point R to point P। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज को यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और बच्चों देखिए, जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है ना, जो वर्क डन है ना, इसी वर्क डन को हम लोग क्या लिखते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, देखिए कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब अगर यहाँ पे आप पॉइंट आर को इन्फिनिटी मान लेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट का जैसे पोटेंशियल एनर्जी मिल रहा था उसी टाइप से आपको यहाँ पर पोटेंशियल भी मिल जाएगा, अगर आप पॉइंट आर को इन्फिनिटी पे मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ बोला गया वी चूज पोटेंशियल टू बी 0 एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पर हम 0 लेते हैं, तो आर को आप इन्फिनिट मान लीजिए। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट स्लोली, यहाँ स्लोली होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। मतलब दोनों में डिफरेंस बस इतना ही सा है कि यहाँ पे चार्ज को लेके आ रहा है, मतलब कंप्लीट चार्ज को, और पोटेंशियल में क्या आएगा, सिर्फ यूनिट चार्ज आएगा, ओनली यूनिट चार्ज आएगा। ठीक है, ओनली यूनिट चार्ज आएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अब बोला गया बच्चों आपको द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at any point in a region with electrostatic field is the work done in bringing units। एक ही चीज़ को बच्चों बार बार ये डिफाइन किया जा रहा है ना, सिंपल सा चीज़ है, आप इसको बहुत सिंपल याद रखिए, बार बार एक ही चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। देखिए कि जो भी पोटेंशियल होगा वो इन्फिनिटी से लेकर आने में जो वर्क डन होगा उसी वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल। ठीक है, ये पूरा चार्ज कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इन चार्जेस की वजह से किसी भी एक चार्ज को पकड़ लीजिए आप, Q1 Q2 Q3 Q4, यहाँ से हलाने में वर्क डन करना पड़ेगा, और ये जो वर्क डन होगा वो पाथ से इंडिपेंडेंट होगा। पूरा कॉन्फ़िगरेशन बस इतने बताना चाह रहा है आपसे कि पाथ से इंडिपेंडेंट होगा। मतलब ये हुआ कि आप इधर से ऐसे लेके आ रहे हैं, कि आप ऐसे लेके जा रहे हैं, कि आप सीधा लेके जा रहे हैं, कि आप कैसे लेके जा रहे हैं, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। इसको मतलब एक ही चीज़ से है। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हुआ और आया कहाँ पर है। तो स्टार्ट आर से हुआ है, आया पॉइंट पी पर है। ठीक है, तो स्टार्ट आर से हुआ, पॉइंट पी पर आया। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल से मतलब है, पाथ से कोई मतलब नहीं होता है। ओके, तो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है बच्चों ये, और एकदम सडनली नहीं आता एकदम, है ना। डी आर डिस्प्लेसमेंट एकदम स्लोली लेके आना होता है ताकि स्पीड कांस्टेंट रहे। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझिए आप लोग। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखिए मतलब अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ थ्योरेटिकली डिफाइन किया, मैंने आपको डिफाइन किया, आप लोग समझे इसको थ्योरेटिकली क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, मैथमेटिकली हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि ठीक है, जस्ट आप सपोज करें कि यहाँ पे जो चार्ज क्यू है इसकी वजह से इस आर डिस्टेंस पे क्या फॉर्मूला आएगा या क्या वैल्यू होगा। बोल देगा कि आर का वैल्यू कुछ 2 सेंटीमीटर है, चार्ज 2 कूलम है, तो बताइए कि इस 2 कूलम चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा। तो आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको पूरा कंप्लीटली यहाँ पर सॉल्व करके दे रहा हूँ। देखिए हम लोग एज्यूम करेंगे, हम लोग यहाँ पर कि अपने पास एक चार्ज क्यू है जो कि फिक्स है, और इसकी वजह से मुझे इस पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए। तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए तो मैं क्या करूँगा, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहीं इनफाइनाइट से
यहाँ लेकर आऊँगा, ठीक है, यहाँ लेकर आना है मुझे। तो जब मैं लेकर आना स्टार्ट करूँगा तो जब वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहीं r डिस्टेंस पे होगा तभी उस पर फोर्स एक्ट करना शुरू कर देगा। तो r की जगह पे x ले लेते हैं, फोर्स एक्ट करना शुरू करेगा, स्टार्ट करना शुरू कर देगा। तो ठीक है, और एनसीईआरटी में यहाँ पर क्या लिया गया, यहाँ पर r डैश लिया गया है, ठीक है। तो मैं भी इसको r डैश ही ले लेता हूँ बच्चों, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो r डैश पे है, ओके। तो अब हमें देखिए जब यहाँ पर फोर्स एक्ट करना स्टार्ट करेगा बच्चों, तो मुझे तो इस चार्ज को कहाँ लेकर जाना है, मुझे इसको इधर लेके जाना है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो रिपल्शन देगा उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर काम करेगा, बट मुझे इधर लेके जाना है, ठीक है। तो इस मोमेंट पे, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब इधर काम करना शुरू करेगा तो मुझे इधर एक्सटर्नल फोर्स लगा कर इसको लेके जाना पड़ेगा, ओके। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो आएगा एक्सटर्नल और इलेक्ट्रिक में जो रिलेशन वो होगा, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ओके। तो अब मैं यहाँ पे स्लोली लेके जाऊँगा। तो अगर मैं स्लोली लेके जाऊँगा तो मुझे यहाँ से डेल्टा आर का डिस्प्लेसमेंट करके लेके जाना पड़ेगा, डेल्टा आर डैश ऐसे करके, ठीक है। तो मैं देखिए क्या लिखूँगा यहाँ पर कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर, यही तो वर्क डन होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो ये वर्क डन को हम लोग 0 से W रख दीजिए, बट ये एक्सटर्नल फोर्स जो है ना वो किसके बराबर है, तो बच्चों एक्सटर्नल फोर्स बराबर है इलेक्ट्रिक के, बट नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक के बराबर है। और ये नेगेटिव आता क्यों समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि देखिए डिस्प्लेसमेंट इधर है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इधर है और इलेक्ट्रिक फोर्स इधर है, तो इनके बीच का एंगल कितना बनेगा 180, तो उसकी वजह से नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और मुझे एक्सटर्नल फोर्स कितना एक्ट कर लगाना पड़ेगा, कितना अप्लाई करना पड़ेगा, जितना कि इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो मैं अगर यहाँ पर इस पॉइंट पर कैपिटल क्यू की वजह से फोर्स देखूँ यूनिट टेस्ट चार्ज पे, तो क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा के क्यू बाय आर डैश स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 कूलम इंटू डी आर डैश, ओके। अब इसको इंटीग्रेट करूँगा, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए एक सेकेंड, इसको इंटीग्रेट करने के लिए लिमिट रखना पड़ेगा। तो लिमिट देखिए, ये पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है यहाँ से पूरा वो आर मान लीजिए, कैपिटल स्मॉल आर, यहाँ तक डिस्टेंस हो गया, ओके। तो मैं कहाँ से कहाँ लेके आ रहा हूँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो मैं रखूँगा इनफाइनाइट से, ठीक है, और लेकर कहाँ आ रहा हूँ पॉइंट पी पर। तो पॉइंट पी इस कैपिटल क्यू के रिस्पेक्ट में कितने डिस्टेंस पे है, क्योंकि कैपिटल क्यू से देखना है अपने को सब कुछ, तो स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। तो आप लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू, ठीक है, और के क्यू को आप कॉमन कर दीजिए, ठीक है, और इधर आर डैश टू द पावर -2 डी आर डैश कर सकते हैं और इन्फिनिटी टू आर कर सकते हैं। तो अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, तो जो कांस्टेंट क्वांटिटी उसको बाहर रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आर डैश टू द पावर -2 + 1, क्योंकि इंटीग्रेशन में पावर ऐड होता है, फिर हम लिमिट रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, लिमिट रख देंगे। तो देखिए बच्चों, जब यहाँ से लिमिट रखेंगे आप, तो वर्क डन इज इक्वल टू -q, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों टॉपिक है ये। और ये टॉपिक मैंने आपको, जो मेरा एक और फोल्डर है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, जहाँ पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं बट एनसीईआरटी के टॉपिक्स को ही अलग तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया है, वहाँ पर भी मैंने इसको पूरा ड्राइव कर रखा है, तो वहाँ से भी आप जाकर जरूर देख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। देखिए आर डैश टू द पावर क्या आ जाएगा, -1/-1, और ये इन्फिनिटी टू आर, तो यहाँ से -kq, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/r डैश इन्फिनिटी टू आर। अब आप यहाँ से जो माइनस था ना, यहाँ जो माइनस था इसको बाहर निकाल के इसके साथ प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ से के क्यू और ये 1/r हो जाएगा, आर डैश की जगह पे अपर लिमिट रखिए पहले, फिर लोअर लिमिट रखिए। तो जब लोअर लिमिट रखेंगे इन्फिनिटी, तो देखिए वर्क डन
हमें क्या मिलेगा, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, ठीक है। अब अगर यहाँ पे यूनिट चार्ज की जगह पे मान लीजिए आपने रख दिया क्यू नॉट, जैसे कहीं कहीं पे बुक्स वगैरह में डिराइव होता है क्यू नॉट, ठीक है, क्यू नॉट रख दिया आपने। तो अगर आपने क्यू नॉट रखा तो क्या होगा, हर तरफ क्यू नॉट ही चलते रहेगा। जैसे यहाँ पर भी क्यू नॉट आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी क्यू नॉट आ जाएगा, ठीक, क्यू नॉट आ गया। ये टेस्ट चार्ज है, क्यू नॉट इज जस्ट टेस्ट चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। क्यू नॉट इज अ टेस्ट चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो ये बच्चों वर्क डन आ गया, ठीक है। अब पोटेंशियल ये तो डिफाइन किया गया कि वर्क डन इन्फिनिटी से पॉइंट पी पर लाने में जो होगा उसी को अगर हम यूनिट टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दें, यूनिट टेस्ट चार्ज जिस पे हम टेस्टिंग कर रहे थे अगर उससे हम डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल मिल जाएगा। दैट इज के क्यू नॉट बाई आर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो यहाँ से आ जाएगा के क्यू नॉट बाई क्यू नॉट आर, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, देन वी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये मिल जाएगा हम लोगों को, ठीक है। इसका एक यूनिट हम लिख देंगे कि जूल पर कूलम हो गया, बिकॉज एनर्जी ये वर्क डन मतलब एनर्जी, तो एनर्जी को आप जूल से कूलम से डिवाइड कर रहे हैं। बाकी दूसरा पोटेंशियल इसका जो यूनिट मिलेगा वो होगा वोल्ट। ओके, सो ये कंप्लीट बच्चों यहाँ पर डेरिवेशन है जो यहाँ पर किया गया है, ठीक है। वर्क डन अगेंस्ट, देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको, कंसिडर अ पॉइंट क्यू एट द ओरिजिन, ठीक है, फॉर डेफिनेटनेस टेक क्यू टू बी पॉजिटिव, वी विश टू डिटरमाइन द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी विद पोजिशन वेक्टर आर, विद पोजिशन वेक्टर आर, मतलब यहाँ पर डिफाइन करना चाह रहा है, ठीक है। फॉर दैट वी मस्ट कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी फॉर क्यू ग्रेटर देन 0, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज के लिए द वर्क डन अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव, तो वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये तो पहले भी आपको डिफाइन किया कि वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ओके, सो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। तो अभी आप इस पॉइंट पर क्या लिखेंगे, देखिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो है, तो आप इस पॉइंट पर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये के, ये पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के होता है, तो इसको क्यू इंटू चार्ज का मैग्नीट्यूड 1, ये 1 क्या है, यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डैश इंटू आर डैश कैप। आर डैश कैप का मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स का, मतलब इस लाइन पे फोर्स का डायरेक्शन बता रहा है कि रिपल्सिव मतलब आउटवर्ड होगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो आउटवर्ड होगा, ठीक है। वे आर डैश कैप इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ओपी वेक्टर, वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स आर फ्रॉम आर डैश टू। अब देखिए यहाँ पर ना ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए था, है ना। एक मिनट मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए था, यहाँ पर नेगेटिव साइन होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर ना ये नेगेटिव साइन होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि वर्क डन, देखिए क्या लिखा गया, वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स फ्रॉम आर डैश टू आर डैश प्लस डेल्टा आर होता, तो आप खुद सोचिए अगर प्लस डेल्टा आर होता तो वर्क डन अगेंस्ट कैसे होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इधर काम करेगा, रिपल्सिव है तो, ठीक है। और आप अगर इसको अगर आप इधर ही लेके जाएंगे चार्ज को तो वैसे कहाँ लेके आना है, आपको इधर लेके जाना है। तो मान लीजिए इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर ये आर डैश प्लस डेल्टा आर डैश होता तो आपको तो इधर लेके जाना पड़ता, है ना। आर डैश तो यहाँ से यहाँ तक है पूरा, ठीक है। अब उसी में अगर आप एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो आपको तो इधर लेके जाना पड़ेगा ना, डेल्टा आर डैश। तो फिर वर्क डन अगेंस्ट फोर्स कैसे हुआ, फिर तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के डायरेक्शन में उसको लेके जा रहे हैं, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लेके जा रहा है उसको, ठीक है। तो आपको उधर लेके नहीं जाना चार्ज को ना, चार्ज को तो आपको कहाँ लेके आना है, इधर लेके आना है। तो क्या हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इधर इसीलिए मैंने वहाँ पे माइनस कर दिया, क्योंकि अगर माइनस होगा ना तब जा करके आप क्या बोलेंगे कि अब जब चार्ज को हम डेल्टा आर डैश इधर शिफ्ट कर दिए तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा आर डैश, आर माइनस डेल्टा आर डैश, ठीक है। ओके, तो यहाँ से मतलब इसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है कि इसका रिस्पेक्ट में पहले आर डैश पे था, अब कहाँ आ गया, आर डैश माइनस डेल्टा आर डैश। ओके, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, बिकॉज देखिए जो डेल्टा आर है वो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, द नेगेटिव साइन अपीयर्स बिकॉज डेल्टा आर लेस देन 0 एंड डब्ल्यू मतलब वर्क डन पॉजिटिव, वर्क डन तो पॉजिटिव है बट ये नेगेटिव आया सिर्फ बिकॉज ऑफ डेल्टा आर, वर्क डन वैसे पॉजिटिव है। ओके,
द टोटल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग। ठीक है, अब देखिए इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से समझाया हुआ है, उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया बहुत ही शानदार तरीके से। ओके, बट एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप उसको जरूर याद रखिए। ओके, बोला गया है यहाँ पर कि जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इन्फिनिटी से आर करेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी इज अ इनिशियल पॉइंट एंड आर इज अ फाइनल पॉइंट। जो आर पोजीशन है यहाँ पर ये फाइनल पॉइंट है बच्चों। ठीक है, तो अब जैसे इंटीग्रेट मैंने किया वैसे ही आगे पूरा यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया है, तो आप यहाँ से इंटीग्रेशन का पार्ट पूरा समझ सकते हैं। बाकी उसके पहले का पार्ट यहाँ पर है कि इंटरमीडिएट पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला, जो कि मैंने यहाँ निकाल के दिखाया था आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो कम्प्लीटली उसी चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है बच्चों। ठीक है, अब हम जानते हैं कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से, अब हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, KQ/R², यही होता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का जो ग्राफ होता है वो इस टाइप से होता है। ठीक है, बट पोटेंशियल और आर का ग्राफ देखेंगे तो देखिए ये भी क्या आ रहा है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r आ रहा है, तो ये भी कुछ ऐसा ही ग्राफ होगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए ये वाला जो ब्लैक वाला लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है और ब्लू वाला लाइन पोटेंशियल को बता रहा है, तो दोनों लगभग सिमिलर जैसे ग्राफ अपने को दिख रहा है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है और पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। ओके, सो अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए एक चीज़ और जो लिखा हुआ है, कंसिडर्ड Q ग्रेटर देन 0 इन दिस डेरिवेशन। ओके, मतलब यहाँ तो हम लोग Q ग्रेटर देन 0 लिए हैं। फॉर Q लेस देन 0 V क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पोटेंशियल क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। पोटेंशियल जो है V जो है ना एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, तो उसमें अगर आप चार्ज को नेगेटिव रखेंगे तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो पोटेंशियल क्या मिल जाएगा, नेगेटिव। तो वही चीज़ बोल रहा है कि अगर ये लेस देन 0 हो मतलब नेगेटिव हो तो पोटेंशियल भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर सब कुछ। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू चार्ज 4 × 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। बच्चों आपसे बोला गया कि एक चार्ज है अपने पास, ठीक है, तो बोल रहा है कि इस चार्ज की वजह से 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पोटेंशियल बताइए। तो यहाँ पर चार्ज है मान लीजिए, और इस चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 4 × 10⁻⁷ कूलम। बोल रहा है यहाँ पर 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, तो यहाँ पर आप बताएं कि इस पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना होगा। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं हम लोग, KQ/R, तो आप उसी फॉर्मूले को यूज़ कीजिए, है ना। यहाँ पे ये पूरा K हो गया, Q/R, तो यहाँ पे पूरे K का वैल्यू क्या रखेंगे, 9 × 10⁹, चार्ज का वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, और डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि 9 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.09 मीटर होगा। ओके, 0.09 मीटर होगा। तो यहाँ से जब आप कैंसिल करके देखेंगे सब कुछ, ठीक है, तो देखिए इसका पूरा जीरो जो है ना सब इससे कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको 4 × 10⁴ मिलेगा। अब कितना वर्क करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको चार्ज तो मालूम ही है, आपने पोटेंशियल निकाल ही लिया। ठीक है, तो चार्ज यहाँ पे बोला गया नहीं, चार्ज आपको यहाँ दिया हुआ है कि अगर इसी पोटेंशियल में, मतलब ये जो पोटेंशियल आपने फाइंड किया है, अगर इसी पोटेंशियल में हमें किसी चार्ज को लेकर आना हो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, तो 8 × 10⁻⁵ जूल, 8 × 10⁻⁵ जूल, हमें इतना वर्क करना पड़ेगा। ओके, अब नेक्स्ट जो बच्चों वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो बच्चों आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिए, वीडियोज़ को पूरा वॉच कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है NCERT। ओके, तो सारे आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठाएंगे, है ना, और अच्छे से इसको वॉच कीजिए। थैंक यू गाइज़, थैंक यू।